जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने के हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने के हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके अधिकारों के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना न भूलें। कहते हैं जल ही जीवन है, जल बचाओ लाभ कमाओ या फिर तालाब बनाओ लाभ कमाओ, ऐसे नारे हम अक्सर सुनते रहते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पुराने तालाब हैं, पोखर हैं, कुएं हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या वो सुरक्षित हैं? क्या वो जीवित हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि सूचना अधिकार कानून से जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। देश में जो तालाब हैं वो काफ़ी तेज़ी से गायब हो रहे हैं, उन पर अतिक्रमण हो रहा है। ये वही तालाब हैं जो हमारे गाँवों का हिस्सा थे। इसी तालाब के आसपास गांव की जो बस्ती होती थी वो इस पानी को दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते थे। पशु पक्षी इसके पानी का उपयोग करते थे। लेकिन अब आधुनिकता के इस ढंग में तालाबों पर कब्जा होता जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आइए हम उनका परिचय करवा दें। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में हैं जयशंकर पांडे जी। ये सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर क्षेत्र में सूचना अधिकार कानून को लेकर काम करते हैं और काफ़ी संजीदगी के साथ जल संचयन और जल संरक्षण को लेकर काम करते रहे हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो राजा बुंदेला जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं बुंदेलखंड और बुंदेला यूनाइटेड फ्रंट की एक पार्टी है। उन्होंने बुंदेलखंड को विकास के लिए, बुंदेलखंड में लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए, खासतौर से किसानों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी एक अहम समस्या है। जल वहाँ किसानों तक पानी नहीं पहुँचता, उनके खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुँचता। इसको लेकर राजा बुंदेला मुखर होकर आगे फ्रंट पे आते रहे हैं, काम करते रहे हैं। और हमारे तीसरे मेहमान अरविंद सिंह बिष्ट है, वो कुछ ही देर में लखनऊ स्टूडियो से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं जो आरटीआई से खुलासा हुआ है। दिल्ली में एक आरटीआई कार्यकर्ता है, उन्होंने आरटीआई लगाई और जानना चाहा कि दिल्ली का जो उत्तर पश्चिमी जिला है उसमें कितने तालाब हैं और कितने तालाबों पर अतिक्रमण हो गया है। जो जवाब आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। 15 तालाबों पर अतिक्रमण हो गया है 72 तालाबों में से। ऐसी ही एक आरटीआई 2014 में लगी थी। जो उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता हैं चंद्रभूषण पांडे, उन्होंने आरटीआई लगाई और जानना चाहा कि प्रदेश में जो ज़िले हैं, ज़िले वाइज उसमें कितने तालाब हैं और कितने तालाबों पर अतिक्रमण हो गया। तो जो जानकारी आई वो ये थी कि 9,15,525 पूरे उत्तर प्रदेश में, इसमें तालाब भी हैं, पोखर भी हैं, कुएँ भी शामिल हैं, जितने तालाब हैं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा तालाबों पर अतिक्रमण हो गया है, उनका अस्तित्व ही मिट गया है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं तालाब हूं, प्रकृति में रचे बसे लोगों को जीवन देता हूं, आसमान पर चहचहाती चिड़ियों को फुदकने का सहारा देता हूं। भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा भी हूं मैं प्रकृति को खूबसूरत बनाता हूं। पर अफसोस, आज मैं खत्म हो रहा हूं। लोग मेरी सांसों का दम घोट रहे हैं। मेरा अस्तित्व समाप्त हो रहा है। कल तक मेरे जल से जीवन मिलता था, आज मेरे ऊपर इमारतें हैं, धार्मिक मंदिर स्थापित हैं। मैं पूरी तरह अतिक्रमण का शिकार हूं। अब मेरा दम घुट रहा है। मैं चिंतित अपने अस्तित्व के लिए नहीं, मैं दुखी हूं मेरे न रहने पर लोगों को पीने का पानी कहां से मिलेगा, पशु पक्षी को पानी कहां से मिलेगा। मैं दुखी हूं धरती का जल स्रोत कम हो जाएगा और जल के लिए संघर्ष शुरू होगा, क्योंकि तालाब नहीं, जिंदगी सूख रही है। कल तक भले ही मैं लोगों को जीवन देता था, पर आज मेरा जीवन आपके हाथ में है। आरटीआई से आए जवाब ने मुझे परेशान कर दिया है। देश में बहुत तेजी के साथ तालाबों पर अतिक्रमण हो रहा है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में तालाबों की संख्या 72 है और इसी उत्तर पश्चिम जिले में गायब तालाबों की संख्या 15 है। दिल्ली के इन 15 तालाबों पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। दिल्ली के किराड़ी इलाके में 4 तालाबों की 50 बीघे जमीन पर अवैध कॉलोनियां बस चुकी हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की 512 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है।
प्रतिवर्ष राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तालाब की जमीन पर अतिक्रमण, अवैध कॉलोनियां बस जाती हैं, धार्मिक स्थल का निर्माण हो जाता है, चार दीवारी से अतिक्रमण कर लिया जाता है, पक्का निर्माण, पार्किंग स्थल का निर्माण दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल तालाबों और कुओं की संख्या 9,15,525, जिनमें से 1,11,968 तालाबों और कुओं पर कब्जा हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा जब अभियान चलाया गया तो सिर्फ 66,561 तालाबों से अतिक्रमण हटाया गया। अवैध कब्जा न हटाए जाने के कई कारण हैं। निर्माण, स्थायी निर्माण, पुरानी आबादी, दबंग लोगों का कब्जा, राज्य सरकार और प्रशासन की उदासीनता। सूचना के अधिकार कानून से आई ये हकीकत परंपरागत जल स्रोतों की विलुप्तीकरण बेहद चिंता का विषय है। आरटीआई से आए आंकड़े दर्शाते हैं कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। आने वाले दिनों में जल की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को क्या ऐसा समाज देके जाना चाहते हैं जहां जल के लिए जीवन कुर्बान करना पड़े? हमें जागरूक होने की जरूरत है। अपने आसपास तालाब पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि पानी से भरे ये तालाब आपकी मदद चाहते हैं। हमें मिलकर अपने तालाब बचाने होंगे और इसमें मददगार होगा सूचना का अधिकार कानून। इतिहास गवाह है कि विश्व की सारी सभ्यताएं किसी न किसी तरीके के जो परंपरागत जल स्रोत थे उसके किनारे ही विकसित हुए हैं। नदी, झील, झरने, ये सारे के सारे परंपरागत जल स्रोत हैं। हमारे देश में ये जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं और वहाँ पर भूमाफिया कब्जा रहे हैं। हम आखिर इन परंपरागत जल स्रोत के तरफ कब इनसे वाकिफ़ होंगे कि यही हमारे जीवन है। सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है कि वो इसे संरक्षित करे, साथ में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। हमें समझना होगा कि ये पानी है तभी हमारे जीवन है। दिल्ली से कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। सबसे पहला सवाल बुंदेला जी आपसे। आप बुंदेलखंड से संबंधित हैं, वहाँ आपने जल को लेकर काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी संघर्ष किया है। कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि आपका कोई आसपास का तालाब अतिक्रमण का शिकार हो रहा है? जो कल तक लोगों को पानी देता था, पशु पक्षी पानी पीते थे, आज वहाँ पर कोई इमारत खड़ी है, धार्मिक स्थल बना दिया गया है, पार्किंग के लिए वो जगह निर्धारित कर दी गई। धन्यवाद। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आज के इस युग में जब ये कमर्शियल चैनल, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राधा कब नाचेगी, कौन कब क्या करेगा, इसमें उलझा हुआ है, तब इस देश के दूरदर्शन ने कम से कम लोगों को एक ऐसी चीज़ के सामने लाके खड़ा किया, एक ऐसा सवाल खड़ा किया जो निश्चित तौर पर हम सब के लिए, जनमानस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज इससे किसान जूझ रहा है, कल मजदूर जूझेगा और फिर हम सब लोग जूझेंगे। इसको जनता के सामने लाने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक ज़माने में बुंदेलखंड पानी के लिए ही जाना जाता था। हर जगह छोटे छोटे तालाब, तलैयाँ हुआ करते थे और आज दुर्दशा ये है कि एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हमारे यहाँ सालों से कम 3 दशक हो चुके हैं जिसमें पानी की समस्या बराबर है। और एक आपको बता दूं, टीकमगढ़, छतरपुर, मेहरौनी, ललितपुर, ये एरिया बुंदेलखंड का ऐसा था जहाँ पे हज़ारों छोटे छोटे ताल तलैयाँ हुआ करते थे। बल्कि आपको बताएंगे भाई साहब कि चंदेल वंशज केवल छोटे छोटे तालों के लिए जाना जाता था, जो बुंदेलखंड के, बुंदेलौंग के पहले के जो राजा थे, उन सब को, जैसा आपने बताया अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में, कि सबको ख़त्म कर दिया गया है। शहरों के तालाबों को इसलिए पाट दिया गया है कि वहाँ पे कॉलोनी बन सकें, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और बड़े बड़े ठेकेदार वहाँ पे व्यवस्थित हो सकें। और गांव के इसलिए पाट दिए गए कि वहाँ पर नेताओं के या वहाँ के साहूकारों के फार्म हाउस बन सकें। और दुर्दशा ये है कि कहने वाला कोई है ही नहीं है। अगर एक आध आदमी कहता है तो वो व्यक्तिगत समस्या मानी जाती है। और एक और सबसे बड़ा विडंबना यह है कि अगर पानी की कमी होती तो हम पानी की कटौती शुरू कर देते हैं कि पानी अब 50% आएगा, 20% आएगा। पानी की उपयोगिता के बारे में नहीं हम बताते हैं।
और जैसे ही पानी आता है भैंसें नहाने लगती हैं, जैसे ही पानी आता है मोटरसाइकिल साफ होने लगती है, दुकानदार अपने खेत के बाहर तो अपने दुकान के बाहर छिड़काव लगा देता है। हम उनको ये नहीं बताते कि पानी आज सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाने लगा है पूरी दुनिया में। अगर आपने इसको बचाया नहीं और इसको आपने ठीक नहीं रखा तो वो दुर्दशा, जो तीसरा वर्ल्ड वॉर जिसकी बात हम करते हैं, वो पानी पर ही होगा। और निश्चित तौर पर हमें लोगों को आगाह करना है। और जो व्यवस्था की समस्या है वो ऊपर से चल रही है सत्ता, जैसे राजा ऑर्डर करता था तो नीचे तक ही प्रजा तक वो जाती थी। लेकिन हमारा देश इसलिए खुशहाल था कि सत्ता नीचे से शुरू होकर व्यवस्था ऊपर तक जाती थी। राजा जी, आपने शहर और ग्रामीण पर उसकी बात की है, तो एक आंकड़ा ये भी निकल के आया है कि मतलब गाँव की अपेक्षा शहरों में अतिक्रमण ज़्यादा है। जो शहर में जो तालाब हैं उन पर ज़्यादा अतिक्रमण। हम कुछ आंकड़े देना चाहेंगे। लखनऊ शहर की अगर बात करें तो वहाँ पर 12,653 तालाब हैं, जिसमें से 3,750 तालाबों में अतिक्रमण हो गया है। इलाहाबाद की बात करें तो वहाँ पर 17,000 से ज़्यादा तालाब है, लेकिन 4,000 से ज़्यादा तालाबों पर पूर्ण अतिक्रमण हो गया है, यानी कि वो तालाब उनका अस्तित्व ही नहीं है। आपको लगता है कि क्या ये आधुनिकता की दौड़ है? सर, वो इसलिए ये शहरों के तालाब आपके सामने हैं, इनके आंकड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जागरूक हैं, जो समाज के प्रति जागरूक हैं, जो अपनी जनता के प्रति जागरूक हैं और अपनी व्यवस्था के प्रति जागरूक हैं। तो वो खड़े होते हैं और वो आरटीआई से इसकी मांग करते हैं और उनको देनी पड़ती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बचाव हो जाता है और जो भी होता है वो आपके सामने हो जाता है। लेकिन गाँव देहात में ये सुविधा नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ये हमारा तालाब तुम क्यों पाट रहे हो, ये तलैया को क्यों ख़त्म कर रहे हो, ये कुएं को क्यों भर रहे हो, तो उसको मार मार के उस गांव से निकाल दिया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसलिए आप ये आंकड़े कह रहे हैं कि शहरों में ज़्यादा है, मैं बल्कि उल्टा कह रहा हूँ। अगर आप पता लगाएं किसी गांव देहात में, मैं खुद आपसे कहता हूं, चलिए मेरे बुंदेलखंड में 9 लाख, मैं पूरे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं, 9 लाख ताल तलैया पाट दिए गए हैं, पूरे के पूरे क्षेत्र बंजर कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ये समस्या है और चिंता का विषय है कि जो परंपरागत जल स्रोत हैं धीरे धीरे उनको समाप्त किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। जयशंकर जी, जल स्तर अगर ऐसे ही तालाब अतिक्रमण होता गया तो जल स्तर का क्या हालात होंगे? जल स्तर और नीचे चला जाएगा। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों का चुनाव हो रहा है, तो उसमें हम लोगों ने एक नारा दिया है कि तालाब बचाओ, गांव बचाओ, तालाब बचाओ, जीवन बचाओ। और हम लोग ऐसे उम्मीदवार को सहयोग करना चाहेंगे जो जल संचयन पर, जो जल स्रोत के विभिन्न ग्रामीण स्तर पर विभिन्न स्तर हैं उनको मजबूत करने का काम करेगा। और देखिए, मूल बात है जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उससे ज़बरदस्त हम लोग कहेंगे कि जो ग्रामीण स्तर पर कर्मचारी होता है, इसको आप लेखपाल कहते हैं, उसकी पूरी भूमिका है स्थानीय स्तर पर। नहीं तो अभी राजा बुंदेला जी ने जो कहा, ग्रामीण स्तर पर एक एक गांव में 3-3, 4-4, 5-5 तालाब होते थे। और हम लोग को याद है कि दीपावली के दिन, दीपावली रात में बीत जाती थी तो सुबह हम लोग की बुजुर्ग माताएं और एक दलिद्दर को भगाती थी। हम लोग के कहावत है ना कि ईश्वर बैठे दलिद्दर भागे। ईश्वर को अपने घर में धारण करते थे और जो जिस पर हम लोग उस लकड़ी के तख्ते को बजाते हुए तालाब के पास जाते थे, तो ये कहावत थी कि तालाब के पानी को, तालाब में उसको न फेंको, लकड़ी को किनारे इकट्ठा करके जला दो और तालाब के पानी को अपने ऊपर छिड़क लोगे, पोखरे के पानी को अपने ऊपर छिड़क लोगे तो पाप मिट जाएगा, आप पवित्र हो जाओगे। हमारी ये भावना थी और हमारे जानने में हम तालाबों में चुल्लू भर पानी लेकर अंजुरी में पीते थे। अभी 98 से लेके 95 तक की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो अगर तालाब सिमट रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि जीवन हमारा सिमट रहा है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा संतोष जी। मैं चंदौली से संबंध रखता हूं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग काम करते हैं। खासकर 3 जिले जो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं, सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर, पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा वन आच्छादित है। चंदौली जिले में नौगढ़ और चकियाँ पूरे पहाड़ों से है, उसको सेंचुरी भी बोला जाता है। फरवरी के लास्ट से, मार्च से वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पशुओं को, गायों को, भैंसों को लेकर वहाँ के रहने वाले लोग नीचे मैदानी इलाके में आ जाते हैं। वहाँ पानी की समस्या हो जाती है। मैदानी इलाका में न कहीं पोखरे हैं, न तालाब, नदी भी जो पहाड़ से निकली हैं वो भी सूख गई हैं। तो हाहाकार जैसी स्थिति हो जाती है। उन पशुओं के तो छोड़ दीजिए, जो उनको चराने के लिए उतरते हैं चरवाहा, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या। इसको हम लोग यूँ कह लें कि अपने जीवन के प्रति, हमारे जीवन का जो दैनिक जीवन का मेरा कार्य है तालाबों के संरक्षण में, उसको हम देखें। जयशंकर जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमें जागरूक होने की जरूरत है। क्षेत्र पंचायत के चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, हम अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो वो संकल्प है उसने पहले से ले रखा हो कि हम तालाब को बचाएंगे, पोखर को बचाएंगे, जल संरक्षण करेंगे। लेकिन सरकार की अपनी एक अलग भूमिका है, जिला प्रशासन की एक अलग भूमिका है।
आपको क्या लगता है लोगों की जागरूकता क्या इन जो तालाब हैं, जो पोखर हैं, इनको बचा पाएंगे? जी जी, और इसमें तो हमारा मानना है कि पहली लोगों की जागरूकता, क्योंकि लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी राजा बुंदेला जी ने जो कहा कि एक दो लोग अगर सवाल उठाते हैं तो उसको व्यक्तिगत मान लिया जाता है और तरह तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस पर तमाम तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। मेरा मानना है कि पहले ग्रामीण स्तर पर पहले आम लोगों की जागरूकता की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, जो प्रत्याशी हैं ग्राम प्रधान के, पंचायत अध्यक्ष के, वो कहते हैं अरे ये कौन सा जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। अभी अब समझ लीजिए ऐसे लोगों से, ऐसे पढ़े लिखे लोगों से हमारी बात हो रही तो उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आने वाले दिनों में पानी जीवन का जो सबसे बड़ा कारण होगा कि जीवन को न रहने का कारण बनेगा। इंसान ही नहीं, जानवर, पशु, पक्षी, प्रकृति, सबके लिए पानी के संकट है। सबके लिए पानी के संकट है। राजा बुंदेला जी, जिम्मेदारी किसकी? समाज की अपनी एक अलग जिम्मेदारी हो सकती है, प्रशासन की जिम्मेदारी हो सकती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम उस चीज़ का इंतजार क्यों करते हैं कि कोई तालाब खुला पड़ा है, अतिक्रमण हो जाए? अगर हम पहले से ही मनरेगा कितना अच्छा कानून है, उसके तहत नए तालाब खुदाई कराए गए, अगर हम पुराने तालाबों की ही बाउंड्री करा दें, उनको पहले से ही सुरक्षित कर दें, तो शायद ये नौबत ही ना आए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की ज़्यादा है। राज्य सरकार से नीचे अब अगर आ जाएं तो ज़िले के लेवल पे, और ज़िले के नीचे आ जाएं तो सरपंच के लेवल पे। हम व्यवस्था को ऊपर से देख रहे हैं, हमें व्यवस्था को नीचे से देखनी पड़ेगी। बुंदेल जी, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। शिवपाल सिंह यादव जो राजस्व विभाग है उनके पास मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी जल्द ही एक आदेश दिया कि सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि जो भी तालाब है, पोखर हैं, जो अतिक्रमण के शिकार हैं, उनको मुक्त कराया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वही ढाक के 3 पात वाली बात होगी। क्या आपको लगता है कि वाकई उनके कहने का असर होगा, जो तालाब हैं वो अतिक्रमण मुक्त हो पाएंगे? देखिए, सरकार कहती जरूर है लेकिन तंत्र वही है। मंत्री, संतरी, डीएम, एसडीएम, पटवारी, वीडियो, ये तंत्र जब तक नहीं बदलेगा, इस तंत्र का कार्यक्रम क्रिया नहीं बदलेगी, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम 70 साल से कह रहे हैं कि किसान जो हमें अन्न देता है, जो अन्नदाता है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। आज क्या उस किसान की हमने कोई सुध ली है? क्या उस किसान के लिए? और सबसे दुर्भाग्य की बात है, ये इससे बड़ी एक और समस्या है, हम जो चीज़ बनाते हैं उसकी कीमत हम तय करते हैं। अगर ये मैं पेन बनाता हूं तो मेरी कंपनी इसकी कीमत तय करती है। इस भारत में इकलौता किसान ऐसा है जो फसल बोता है, उसकी कीमत वो नहीं तय करता, वो आड़तिया तय करता है। इस दुर्भाग्य को कौन बदलेगा? सरकार ने क्या इसके बारे में सोचा है? सरकारों के कोई आदेश अगर पालन होते तो हम इससे नहीं जूझते। इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस हिंदुस्तान में दूध दही की नदियां बहती थी, वो सब खत्म हो गया। हम केवल सरकार के भरोसे अगर बैठेंगे तो नहीं होगा। जागरूकता मुझ में आई है, मैंने अपना सिनेमा छोड़ा है, मैंने लगा समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मैं समाज के लिए अगर थोड़ा सा समय निकालूंगा तो लोग मुझ पर क्या, संतोष जी, आक्षेप कर लगाते हैं। आपने, भाई साहब ने भी कहा, लोग मुझसे कहते हैं अरे अब इनको तो फिल्मों में काम ही मिलना बंद हो गया, तो और क्या करेंगे बेचारे ऐसी टेलीविजन पे अपनी बातचीत। ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैं अपने सर्कल में, अपने व्यक्तिगत लोगों से, अपनी पहचान के लोगों में एक जागरूकता पैदा कर रहा हूं कि किसान को जीने दो, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। उसके प्रति अब मुझे रिटर्न ये मिलता है कि मेरे पास काम नहीं है और मैं बेकार हूं। मैं नहीं डर रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेदारी इस समाज के प्रति है और इस जिम्मेदारी के लिए मैं आसपास के लोगों को बराबर जागरूक करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, और सबकी जिम्मेदारी है। समाज, प्रशासन, सरकार, जब तीनों मिलकर काम करेंगे तभी हम अपने तालाब, अपने जो परंपरागत जल स्रोत हैं, उनको बचा पाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में। बुंदेला जी, कैसे सुधरेगा तालाब, जो तालाबों पर जो अतिक्रमण है वो कैसे हम संभाल पाएंगे? स्थिति कैसे सुधरेगी? देखिए, इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की। जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं बनाएंगे, ये अज्ञान के अभाव में ये गलतियां होती रहेंगी। लोगों को जब तक ज्ञान नहीं होगा वो अपने अधिकार के लिए खड़ा नहीं होगा।
मेरा तो मानना है कि मैं फिर स्विट्जरलैंड की बात करता हूं कि वहां नीचे से पंचायत फैसला करती है, पंचायत कायदे बनाती है, पंचायत कानून बनाती है और उसके बाद फिर जिला स्तर पर, फिर प्रदेश के स्तर पर, फिर केंद्र के स्तर पर होता है। और ये बात हमारे बहुत बड़े आंदोलन में अन्ना हजारे ने कही। ये अलग है कि उनकी बात कह के लोगों ने दुरुपयोग करके उनको खत्म कर दिया। आप यकीन जाने आने वाली जनरेशन बहुत तैयार है और बहुत ओपन है। अगर हमने अपनी बात सही तरीके से उन तक पहुंचा दी कि पर्यावरण की रक्षा से हमें सब कुछ मिलेगा, पानी मिलेगा, सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी। अगर हमने पर्यावरण को खत्म कर दिया तो ये देश खत्म हो जाएगा, मानव जाति को सबसे बड़ा नुकसान होगा। हमारा आपका एक यही फर्ज है कि हम अपने डेली रूटीन में एक ऐसा अध्याय पकड़ें, एक ऐसा मोटिव पकड़ें कि ये आज मुझे 4 लोगों तक ये बात पहुंचानी है और निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। और मैं आशावादी हूं, मेरे लिए आधा ग्लास भरा है, आधा खाली है, इसको मैं नहीं देखता हूं। बिल्कुल सही, निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। जयशंकर जी, एक आंकड़ा बताता है कि अगर हिंदुस्तान में बारिश होती है 100 लीटर पानी में से सिर्फ 10 से 15 लीटर पानी नदी तक पहुंचता है या फिर जो बांध है वहां तक पहुंचता है, बाकी पानी बर्बाद हो जाता है। जबकि जो दूसरे देश हैं विदेशों में इसके उलट है, वहाँ 60 से 63-65% तक पानी नदियों तक पहुँचता है, बांधों तक पहुँचता है। तो क्या एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करने की ज़रूरत है? संतोष जी, आपने बहुत अच्छा कहा। इस पर हम लोगों ने काम भी किया था। 2008-9-10 में उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा एक कैंपेन चला था, उसमें हम लोगों ने हिस्सेदारी निभाई थी चेक डैम बनाने के लिए, जो पहाड़ी इलाके हैं उनको पानी रोकने के लिए। सबसे बड़ी सवाल है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की। ये अगर छोटे छोटे चेक डैम, छोटे छोटे बांध, छोटे छोटे झरने, तालाबों को रोक कर अगर पानी को हम लोग संचय करें, और इतने नहीं, हम सरकार के स्तर पर और ग्रामीण उसकी मेड़बंदी करें, पानी को रोकें, तो निश्चित है कि ये समस्या पर हम बहुत जल्द से जल्द इस पर काबू पा लेंगे। और पानी की समस्या तो मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में हर जगह संकट खड़ा हो गया है। पीने के लिए शुद्ध पानी की संकट खड़ा हो गया है। हमारा मानना है कि इसको एक जैसे पल्स पोलियो अभियान है, सरकार ने चलाई, सरकार का दायित्वपूर्ण है। अभी मैं आपकी बात से सहमत हूं, फिर भी सरकारी जो एक अभियान है पल्स पोलियो का, सब लोग शामिल होते हैं। उसी तरह से तालाब, पोखरे और जल संचय के जितने साधन हैं उनको बचाया जाए, इस तरह अभियान चलाने की जरूरत है। ग्रामीण स्तर पर तो नितांत जरूरी है। जब तक नीचे से नहीं शुरू होगा तब तक से जल संचयन का कोई उपाय ठोस हो ही नहीं सकता। आपने बिल्कुल कहा कि नीचे से शुरुआत करने की जरूरत है। राजा मुदेला जी, एक चीज मैंने और मुझे देखने में आई है कि जो लेखपाल होते हैं, सबसे प्राथमिक कड़ी होती है राजस्व विभाग में। अगर गांव देहात तक पहुंचता है तो सबसे पहले वही जाके सर्वे करता है कि किस जगह तालाब है, उस जमीन की कीमत क्या है और जमीन क्या है। मैंने ये भी रिसर्च में ये भी सामने आया कि लेखपाल जानबूझकर स्वार्थवश खतौनी जो होती है उससे तालाब का नाम हटाता रहता है और लोग अतिक्रमण करते रहते हैं। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है, कड़े फैसले लेने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हम तो यही मानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों की जिम्मेदारी भी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं कोई बुराई देखें। विवेकानंद जी ने भी कहा कि बुराई से भागने से बुराई खत्म नहीं होगी, बुराई के लिए खड़े होकर रुककर उसका सामना करना पड़ेगा। अगर हम और आप आसपास देखें, ज़रूरी नहीं कि आप उससे 2 हाथ करें, उससे द्वंद्व करें, कुश्ती लड़ें, लेकिन आप अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। और जैसा आपने कहा है कि हमें एक अभियान के तहत इसको लेना होगा। मुदेला जी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं अरविंद सिंह बेस्ट। अरविंद सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब है। 9,15,525 तालाब और पोखर हैं, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा तालाबों में अतिक्रमण हो गया है। वो पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से वो अपना उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। कैसे देखते हैं आप? इस पे आरटीआई मांगी गई है और एक तहसील की मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ, जिस पर मैं बता सकता हूँ कि इस तहसील सदर की जो लखनऊ की जो एक तहसील है सदर, उसमें 86 ऐसे तालाब हैं जिन पर अतिक्रमण हुआ है और जिनका बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन्होंने इस बात को अपने रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया है। अरविंद जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हालात सुधरेंगे कैसे? अगर जो तालाब है उस पर अतिक्रमण होता रहेगा तो ये जो परंपरागत जल स्रोत हैं इनको हम कैसे बचा पाएंगे? वो बराबर प्रयास किया जाता है। पहले हमें एक जो प्रकरण आया था उस पर सिर्फ संख्यात्मक सूचना दी गई कि इस पे इतने तालाब थे और उनका पता किया जा रहा है। फिर हमने उस पर उनको निर्देश दिया कि हमको इनके बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए और अगर आप नहीं करवाते हैं तो हमें इस पर इंक्वायरी करने का ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 में
हम लोग इंक्वायरी का भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो उस आदेश के बाद वो काफी डिटेल उन्होंने हमको दिए हैं और उस पर काफी विस्तृत रूप से बताया है कि इस समय 86 ऐसे प्रकरण हैं जो जिन पर अतिक्रमण हुआ है। अरविंद सिंह जी हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजा बुंदेला जी, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जी नमस्कार सर। स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अतिक्रमण करने के बाद जो तालाब तलैया आप वापस वो लेते हैं, जी क्या आप बताएंगे उनकी क्या स्थिति है? उनको फिर कैसे दोबारा आप उन्हीं हाल में छोड़ देते हैं या फिर उनको ठीक करवा के वापस उन लोगों के हवाले करते हैं? क्या इस तरह की कोई प्रक्रिया है आपके पास? देखिए हम तो आरटीआई से डील कर रहे हैं और आरटीआई में जो प्रोविजन है कि सूचना उनको दिलाने का काम है और एक बार ये सूचना संकलित करके बता दी जाती है तो ये जनता के नॉलेज में आ जाती है और जाहिर सी बात है कि तालाबों के अतिक्रमण पर सर्वोच्च न्यायालय का भी एक निश्चित मत है, प्रशासनिक व्यवस्था भी है। अगर वो प्रशासनिक व्यवस्था को उसको हम संदर्भित किए हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 86 जो हमारे पास प्रकरण सामने आए हैं ये किसी आप ही की तरह एक प्रबुद्ध नागरिक ने पूछा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जैसे मेरे पास ये 86 की जो लिस्ट आई है, मैंने जिला प्रशासन को इसको संदर्भित कर दिया है और उनसे ये कहा है कि इस पर आप निश्चित रूप से एक घेरबंदी, इसकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल वगैरह बनाने का वो करें। तो उन्होंने आश्वस्त किया है, उनके जिलाधिकारी आए थे, उन्होंने कहा इस पर हम बाउंड्री वाल वगैरह वगैरह बनाएंगे और ये पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अरविंद जी मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि आखिर हम इस समस्या से जो तालाबों में अतिक्रमण हो रहा है, जो परंपरागत जल स्रोत है, तालाब, पोखर, कुएं, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, तो हम इस समस्या से कैसे निपटेंगे? क्या जागरूकता की जरूरत है, लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है या फिर प्रशासन या जो राज्य सरकार है उसको कड़े फैसले लेने की जरूरत है? देखिए इसमें तो दो तरीके हैं। एक तो प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है क्योंकि कानून का एनफोर्स किया जाना चाहिए, उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है, उसका भी लागू किया जाना बहुत जरूरी है और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा पहलू आता है कि लोगों को अवेकनिंग क्रिएट करना, उनको जानकारियां देना कि तालाब और पोखरण अगर नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में पानी के पीने की व्यवस्था का स्रोत कम होंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 800 ब्लॉक हैं और उनमें रिपोर्ट बताती है कि करीब 200 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर पानी के स्रोत या जल स्तर बहुत नीचे स्तर पर गिर गया है। तो ऐसी स्थिति में जानकारी भी प्रभावशाली होगी और जो उसके लिए कानून बना है उसका तो हमें शायद प्रयोग करना ही चाहिए, बिना उसके भी बिल्कुल। अरविंद जी आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। राजा बुंदेला जी, आप संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि आप लास्ट कमेंट क्या, हम कैसे इस समस्या से निपट पाएंगे? देखिए उन्होंने कहा ना कि जितने तालाब हमें मिले हैं उनको हमने वापस सरकार के उसमें दे दिया है, सरकार ने वही किया होगा। मेरा मानना है संतोष जी, जब तक इस देश में कड़ा कानून नहीं बनेगा, सख्त कानून केंद्र के द्वारा, और उस पर केंद्र ही जब तक विचार नहीं करेगी तब तक ये समस्या ताज़िंदगी चलती रहेगी। उसको बिल्कुल जैसे मीसा है, जैसे पोटा है, जैसे कोई आप इस तरह का कोई कड़ा कानून बनाएं कि जो इस तरह की व्यवस्था को, प्रकृति व्यवस्था को तोड़ रहा है, उसकी सज़ा सख्त होगी, वो जेल में ही सड़ेगा। उसके लिए कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए, तभी हम इससे निजात पा पाएंगे। जयशंकर जी लास्ट। जी मैं जोड़ना चाहूँगा राजा बुंदेला जी की बातों को। कड़ा कानून बने और साथ में उसका इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि कड़ा कानून बनाकर बहुत सारे कानून बने हैं, रुका हुआ है। जब तक इसको फोर्सली नहीं किया जाएगा तब तक इसमें जो है विकास और बदलाव नहीं होगा, दोनों। और सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि इसमें जन आंदोलन की भूमिका होनी चाहिए, जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। और तालाब, पोखरा, नदी, कुएं का तो अभी आप सूचना आयुक्त महोदय ने जो बात कही उसमें कुएं का आंकड़ा, मेरा मानना है कि किसी गाँव में कुआं रह ही नहीं गया, कुआं तो फट गया है। अगर कुएं का आंकड़ा दे रहे हैं तो एकदम फर्जी है। उस पर सूचना आयोग से मेरा एक अपील है कि सूचना आयोग ऐसी गलत जानकारियों को स्वतः इसका जानकारी लेकर कमेटी बनाकर जांच करके उन पर दंड लगा सकता है। तो इससे भी एक जागरूकता आएगी। अगर आयोग इसमें हस्तक्षेप करे कि गलत उनको जो जानकारी मिली है उस पर एक कमेटी बनाए, स्वतंत्र कमेटी बनाए, उसके अधिकार क्षेत्र में है, और उस पर फिर संबंधित अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले और कार्रवाई हो, तो इससे भी एक जागरूकता होगा। और सबसे ज्यादा मेरा मानना है कि जो किसान प्रभावित होता है, किसान को इस आंदोलन में जुड़ना होगा, तब जाकर जो है हम उस जल संचय को आगे बढ़ा किसानों को इस आंदोलन से जुड़ना होगा, तभी जो तालाबों पर अतिक्रमण हो रहा है
उसको हम रोक पाएंगे। आप दोनों लोग हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का हक, दूरदर्शन भवन, कमरा नंबर 226, कॉपर मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन करें तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है जानने का हक @gmail.com। अब आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।